नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में हम अध्ययन करना प्रारंभ कर रहे हैं। आज यह भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रथम व्याख्यान है और इसके माध्यम से हम भारतीय राज्य व्यवस्था की जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उससे संबंधित रूपरेखा को तैयार करने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि पॉलिटी में हमें क्या क्या पढ़ना होता है और क्या क्या इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे, जिससे कि आपके माइंड में एक मैप तैयार हो सके कि आपको किस प्रकार से इसका अध्ययन करना है। एक के बाद एक जो भी लेक्चर आएंगे उसके माध्यम से आप पूरी तरह से पॉलिटी को समझ पाएंगे और बहुत ही आसान, बहुत ही लेमन भाषा में मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। आइए इस पिक्चर के माध्यम से समझ लेते हैं कि किस प्रकार हमारा भारत का निर्माण हुआ, किस प्रकार हम जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और आसाम अरुणाचल प्रदेश पूर्व से लेकर पश्चिम तक किस प्रकार हम एक रूप में व्यवस्थित हुए, जो कि भारत का क्षेत्र इसको हमारे द्वारा बनाया गया। इसमें हम देख सकते हैं कि जो भारतीय क्षेत्र है या किसी देश होता है, उस देश का एक संविधान होता है और संविधान के तहत वह उस देश को संरक्षण प्रदान करता है। इस पिक के माध्यम से आप देख रहे हैं कि अगर हम अपने संविधान को छाता कहें तो जो संरक्षण है हमारे भारत को संरक्षण इस संविधान के द्वारा हमें प्राप्त होता है और इसी संविधान के नीचे हमारी राज्य के, हमारे देश के सभी कार्यों को संपन्न किया जाता है। आइए समझने का प्रयास करते हैं भारतीय संविधान के बारे में कि किस प्रकार हमारा संविधान तैयार हुआ। सबसे पहले कि हम संविधान शब्द को समझे कि ये संविधान शब्द निकल के कहाँ से आया। जो संविधान शब्द है इसकी उत्पत्ति लैटिन शब्द कांट्यूरे से हुई है, जिसका अर्थ होता है प्रबंध करना या आयोजन करना। कॉन्ट्यूरे यानी कॉन्स्टिट्यूशन इससे निकल कर आया। कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ होता है संविधान और इसकी जो उत्पत्ति है वह लैटिन भाषा में से कॉन्ट्यूरे कहा जाता था, जिसका अर्थ होता है प्रबंध करना या आयोजन करना, किसी भी खाके को तैयार करना, किसी राज्य की व्यवस्था चलाने के लिए एक आधार प्रदान करना, इसका अर्थ होता है। आगे देखते हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में संविधान का निर्माण किस प्रकार हुआ। हम देख सकते हैं कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा राजस्व विधेयक, जो कि एक संविधान का रूप था, 1895 में लाया गया, जिसमें संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया गया। यहाँ हम समझ सकते हैं कि जो संविधान बनाने की मांग किस समय से चली आ रही थी और टाइम के साथ इसमें समय समय पर एवेल्युएट इसको करते गए और हम देख सकते हैं कि किस प्रकार के सुधारात्मक कार्यों के द्वारा इसको आगे तैयार किया गया। 1922 में महात्मा गांधी जी द्वारा संविधान बनाए जाने की बात कही गई। 1934 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा के निर्माण के लिए सभा का गठन किया गया। यहाँ हम देख सकते हैं कि यह जो 3 प्रयास हैं इनको हम समझ सकते हैं कि 1895 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा एक विधेयक लाया जाता है, जिसमें भारतीय संविधान का खाका तैयार किया जाता है। 1922 में महात्मा गांधी जी द्वारा ऐसी ही पहल की जाती है और 1934 ईस्वी का समय होता है जब भारत में भारत शासन अधिनियम आया था। उससे पहले 1934 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। चूँकि संविधान बनाने की यात्रा 1600 ईस्वी से प्रारंभ हो गई थी। हम देखते हैं कि किस प्रकार जो कि यहाँ पर ब्रिटिशर आए और जिनके द्वारा वहाँ पर जो कि इनकी संसद में हुआ करता था, वहाँ पर जो कि चार्टर तैयार किए जाते थे किसी कंपनी को मोनोपोली देने के लिए कि आप जाइए और वहाँ पर अधिकार कीजिए। तो उसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे वो चार्टर तैयार करते गए, चार्टर के बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार जो कि रूल है वह सीधा महारानी के हाथ में आ जाता है या महाराजा के हाथ में आ जाता है और उसके बाद एक के बाद एक कानून यहाँ पर तैयार किए जाते हैं, भेजे जाते हैं और उन्हीं के अनुसार हमारे यहाँ पर जो एक्ट बनते गए और इसी से संविधान का एक खाका तैयार हुआ, जिसमें अंग्रेजों द्वारा भारतीय क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए समय समय पर अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए जाते थे। वहाँ पर जो कि ब्रिटेन का भारत में शासन था, वहाँ पर जो भी कानून पारित किए जाते थे और भारत को जो इम्पोज किए जाते थे उन्हीं का संगठित करते करते
एक खाका तैयार हो गया, जिसके अनुसार हम देख सकते हैं कि जो भी संविधान का निर्माण हुआ उसी के अनुसार हुआ है। 1600 ईस्वी में ही इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना चार्टर एक्ट के माध्यम से की गई थी। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक शब्द को हम समझ लेते हैं कि ये चार्टर है। तो चार्टर शब्द को हम समझ सकते हैं कि किसी भी कंपनी के निर्माण के लिए, किसी भी कंपनी का जो व्यवस्था है उसको चलाने के लिए चार्टर की ज़रूरत होती थी, और यह चार्टर उस कंपनी का संविधान हुआ करता था। और इंग्लैंड में जब ईस्ट इंडिया कंपनी का चार्टर तैयार किया जाता है, जो कि विदेशों में, दूसरे देशों में जो कि इनके उपनिवेश हुआ करते थे, उन पर अधिकार करने के लिए, उनको उनके यहाँ पर व्यापार करने के लिए है इस प्रकार के चार्टर बनाए गए थे। और आगे हम देख सकते हैं कि इस समय प्रबंध के लिए 24 सदस्यीय परिषद का निर्माण किया गया। जो भी उपनिवेशों पर जो भी कंपनियां रूल कर रही थी, उनका जो चार्टर तैयार किया गया, उसके लिए 24 सदस्यीय परिषद का निर्माण किया गया। यहाँ पर 24 सदस्य यानी मेंबर हुआ करते थे। आइए समझने का प्रयास करते हैं ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में लाए गए विभिन्न अधिनियम, जिनके द्वारा भारत में परिवर्तन आते गए, और हम देख सकते हैं कि कैसे जो संविधान का निर्माण है वह एवेल्युएट हुआ। देख सकते हैं कि 1726 ईस्वी का समय होता है, जब भारत में कंपनी को नियंत्रित करने के लिए 1726 में यह चार्टर एक्ट लाया जाता है, जो कि कंपनी द्वारा यहाँ पर अव्यवस्थापूर्ण कार्य किए जा रहे थे, और उसी को व्यवस्थित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा 1726 ईस्वी में एक प्रयास किया जाता है। यह चार्टर एक्ट कहा जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापित करने के लिए यह लाया जाता है। भारत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, पहले जो ब्रिटिशर्स आ रहे थे वह व्यापार करने के लिए कुछ व्यापारिक कोठियाँ यहाँ पर स्थापित करते थे और यहाँ पर अपना रूल चलाते थे। जब यह इनकी संख्या बढ़ती है और देखते हैं कि यह जब ब्रिटेन में जाकर इनकी विलासिता को देखते हैं किस प्रकार से यह धन अर्जित कर रहे हैं, इसी प्रकार हम समझ सकते हैं कि यदि कोई कार्य प्रारंभ होता है, जैसे कि वर्तमान हम समझ सकते हैं कि बिटकॉइन, जिससे लोगों ने भर भर पैसा कमाया, और इसके द्वारा अब गवर्नमेंट को उसको रेगुलेट करने की आवश्यकता पड़ी। इसी प्रकार जो ब्रिटिश अफसर यहाँ पर आ रहे थे, व्यापारी आ रहे थे, और व्यापारियों द्वारा जो भी धन का लाभ प्राप्त किया जा रहा था, अतः गवर्नमेंट इसके बीच में आती है उनसे टैक्स वसूलने के लिए। और यहाँ पर जो कंपनियां रूल कर रही थी, चूँकि वहाँ से यह निकल कर आते थे, और उन पर 1726 ईस्वी का चार्टर एक्ट इम्पोज कर दिया जाता है। आगे देखते हैं, 1773 ईस्वी का समय होता है। इसको पुनः रेगुलेट करने के लिए 1773 में कुछ कमियां रह गई थी, 1726 में उनको और अच्छे तरीके से रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट आता है। यह कंपनी को नियंत्रित करने के लिए लाया गया था। सबसे पहले इन्होंने कंपनी को एक संवैधानिक जामा पहनाने के लिए 1726 में प्रयास किया, जिसको हम चार्टर एक्ट के नाम से जानते हैं। और 1773 ईस्वी में जो इन्होंने कंपनी के ऊपर एक्ट पारित किया हुआ था, उसको रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया, जिसका कार्य कंपनी को नियंत्रित करना था। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर विलियम पिट्स की अध्यक्षता में 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट आता है, और विलियम पिट्स के नाम पर इस एक्ट का नाम पिट्स रखा जाता है। और हम देख सकते हैं कि इसका कार्य इसको फिर से नियंत्रित करना था। 1726 में हुई गलतियों को 1773 में सुधारा गया, और सुधारात्मक कार्यों के लिए विलियम पिट्स के माध्यम से 1784 में एक एक्ट आया, जिसे हम पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं, अब चार्टर एक्ट फिर से आता है। चार्टर आप समझ ही चुके हैं कि यह एक कंपनी का संविधान होता है। 1813 ईस्वी में कंपनी को ही रेगुलेट करने के लिए चार्टर एक्ट लाया गया। यह भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्त करने के लिए लाया गया था। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 1813 ईस्वी का जो समय होता है, उस समय पर भारत में ब्रिटिश के अलावा और भी लोग जो यूरोप से यहाँ पर व्यापार करने के लिए आ रहे थे, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फ्रांसीसी भी थे, डच भी थे, डेनिश भी थे, सभी प्रकार के यहाँ पर आ रहे थे। तो कुछ बिजनेस हुआ करते थे जो इंडिया में हुआ करते थे, इन पर इनकी मोनोपोली हुआ करती थी, यानी एकाधिकार हुआ करता था। अतः
इस एकाधिकार को समाप्त करने के लिए यहाँ पर जो अव्यवस्थाएं थी कुछ, उनकी यूरोप में अच्छे संबंध होने के कारण 1883 ईस्वी में जो चार्टर एक्ट आया, यानी कंपनी के संविधान को सुधारने के लिए जो एक्ट आया, उसे 1813 का चार्टर एक्ट कहा जाता है, जो कि व्यापारिक एकाधिकारी को समाप्त करने के लिए लाया गया, ताकि जो भी व्यापार हो रहे हैं वह सभी रूप से, जो भी सभी यूरोपीय कंपनियां जा रही हैं उनको व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हो सके। 1833 ईस्वी का समय आता है, फिर से चार्टर एक्ट आता है। चार्टर एक्ट आप समझ ही चुके हैं कि क्या है। तो एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त करने के लिए यह हम देख सकते हैं कि 1813 ईस्वी में जो भी एक्ट आया, चार्टर एक्ट आया था, तो इसमें कुछ वस्तुओं को, चाय कॉफ़ी वगैरह जो ऐसी वस्तुएं थी, इनको छोड़ दिया गया था, इन पर मोनोपोली हुआ करती थी। और 1833 ईस्वी में जो चार्टर एक्ट आता है, जो कि इसके 20 वर्ष बाद आता है, तो यह पूर्ण रूप से एकाधिकार को समाप्त कर देते हैं। 1853 ईस्वी का समय होता है। चार्टर एक्ट सिविल सेवकों के लिए खुली भर्ती के लिए कार्य करने लगता है। 1853 में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक चार्टर एक्ट लाया जाता है, और जिस चार्टर एक्ट के माध्यम से सिविल सेवकों की भर्ती के लिए, खुली भर्ती के लिए यहाँ पर प्रावधान किए जाते हैं। 1857 की क्रांति के बाद 1858 की क्रांति होती है। यह एक टर्निंग पॉइंट है। इसको हम समझ सकते हैं, बहुत ही आसानी से समझते हैं कि 1857 की क्रांति जब विद्रोह या क्रांति या विद्रोह जब हुआ था, तो भारतीयों में बहुत सी विरोध देखे गए, और उन्हीं विरोधों के चलते गवर्नमेंट, जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी, वह धीरे धीरे डरने लगी थी कि यह इस प्रकार के विद्रोह फिर से ना हो, क्योंकि इस विद्रोह में बहुत सा नरसंहार हुआ था। भारत सहित अंग्रेज़ों की बहुत सी हत्याएं हुई थी। यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो 1858 ईस्वी में 57 के बाद 58 ईस्वी में जो भी शासन था, वह सीधे महारानी ने अपने हाथ में ले लिया, और वहाँ से जो भी उनका जो ब्रिटेन की संसद हुआ करती थी, वहाँ से सीधे तौर पर जो कानून थे वह यहाँ पर लागू किए जाने लगे। अब हम देख सकते हैं कि यह केवल कंपनी तक सीमित नहीं था, यह भारत के लोगों तक भी सीमित था। भारत के लोगों के हित के बारे में भी अब ब्रिटेन की सरकार द्वारा सोचा जा रहा था। 1858 ईस्वी में अब जो भी एक्ट आएंगे, उन एक्ट को अपन भारत शासन अधिनियम के नाम से जानेंगे, क्योंकि भारत पर शासन करने के लिए जो अधिनियम बनाए जा रहे हैं, वह अधिनियम ब्रिटेन से बनाए जा रहे हैं। अतः भारत शासन अधिनियम 1858 आता है। तो यह सत्ता का हस्तांतरण इंग्लैंड के सम्राट के पास हो जाता है, जो कि 1858 ईस्वी में होता है। आगे देखते हैं। 1861 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम आता है। शासन का विकेंद्रीकरण हो जाता है, और हम यहाँ देख सकते हैं कि एक केंद्रित व्यवस्था होने के कारण जो भी शासन था वह आसानी से नहीं चलाया जा रहा था। 1861 का समय होता है। इस समय पर शासन का विकेंद्रीकरण किया जाता है, ताकि एक बड़े क्षेत्र को रेगुलेट करने के लिए उसको विकेंद्रित किया जा सके। आगे देखते हैं। 1865 ईस्वी का समय होता है, जब भारत शासन अधिनियम विधायी अधिकारों में वृद्धि कर देता है। यहाँ पर जो विधायी अधिकार होते हैं उनमें वृद्धि कर देता है। जो विधायिका के अधिकार होते हैं उनको एक्सपेंशन किया जाता है, उनका विस्तार किया जाता है। और ये सब जो भी एक्ट आए हैं, इनको हम विस्तृत रूप से समझते हैं। अभी हम एक रूपरेखा समझ रहे हैं कि किस किस चीज़ के बारे में हमें अध्ययन करना है। जो भी एक एक टॉपिक है, जैसे चार्टर एक्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट है, ब्रिटिश इंडिया एक्ट है, और भारत शासन अधिनियम है, इनकी हम विस्तृत चर्चा एक एक लेक्चर के माध्यम से करेंगे। अभी हम एक रूपरेखा तैयार कर रहे हैं कि किस प्रकार भारतीय संविधान को लाया गया। 1869 ईस्वी पर आते हैं। तो 1869 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम पारित होता है। इसमें हम देखते हैं कि 1869 का जो भारत शासन अधिनियम है, इसमें विदेशी भारतीयों के लिए कानून के प्रावधान किए जाते हैं। जो भी विदेशों में रह रहे भारतीय होते हैं, उनके लिए भी कानून यहाँ पर बनाए जाते हैं। तो उनको रेगुलेट करने के लिए यहाँ पर जो कानून बनाए जाते हैं, इस प्रकार के कार्य 1869 में होने लगे थे। आइए आगे समझने का प्रयास करते हैं। 1876 ईस्वी का समय होता है। इस समय पर जो भारत शासन अधिनियम लाया जाता है, उसमें 28 अप्रैल 1876 में महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया जाता है। अभी आपको बस इतना याद रखना है कि जो सम्राट के पास यहाँ का शासन हुआ करता था, वह परिवर्तित करके 28 अप्रैल 1876 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया के हाथ में चला जाता है।
और जो भी इसके पीछे स्टोरी है इसको हम जो कि वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे उसके माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार यहाँ पर जो व्यवस्था थी वह यहाँ पर परिवर्तन हुआ। 1892 ईस्वी का समय होता है। इस समय पर भारत शासन अधिनियम लाया जाता है। इसमें केंद्र व प्रांतों में निर्वाचन तथा भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 10 से लेकर 16 तक की गई थी। 1892 में हमें और भी अधिकार प्राप्त हुए, चूँकि यह हम समय देख सकते हैं कि 1885 ईस्वी में जो कि समय होता है, इस समय कांग्रेस का निर्माण हो जाता है और बहुत से लोगों के लिए जो कि यहाँ की विधायिका होती है, विधान परिषद होती है, यहाँ पर जगह मिलने लगती है और विधान परिषद में जगह जैसे ही मिलती है तो इसमें भारतीयों की जो प्रेजेंट है वो बढ़ने लगती है और यहाँ पर जो संख्या थी, यहाँ पर जो 10 संख्या हुआ करती थी वह यहाँ पर 16 कर दी जाती है। 1919 का समय होता है। 1919 के समय को हम समझ सकते हैं कि इस समय पर क्रांतिकारियों का दौर प्रारंभ हो चुका था। 1919 ईस्वी में हम देख सकते हैं कि स्वायत्त शासी शासन की मांग यहाँ से प्रारंभ हो चुकी थी। पार्लियामेंटो सुधार 1909 ईस्वी में यहाँ पर आया और हम देख सकते हैं कि इसके माध्यम से केंद्रीय विधानसभा में सदस्यों की संख्या जो कि पहले 1992 में 16 हुआ करती थी वह बढ़ाकर 60 कर दी गई। यहाँ पर हम प्रेजेंस को समझ सकते हैं कि कितनी हो चुकी है और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का लाया गया। अब आप एक बात समझ सकते हैं कि जैसे ही स्वायत्त शासी शासन की बात यहाँ पर चलती है तो वह वहाँ से यहाँ पर जो भारतीय क्षेत्र है यहाँ पर फूट डालने का कार्य प्रारंभ कर देते हैं। यहाँ पर एक बीज बोया जाता है कम्युनल अवार्ड का, यानी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का। जब यहाँ पर किसी एक धर्म विशेष के लिए एक सीट अलॉट की जाती है और उसी धर्म के व्यक्ति उस पर वोटिंग कर सकते हैं और यह जो कार्य था वह अव्यवस्थापूर्ण कार्य था। इससे भारतीयों में विरोध की भावना जागृत हुई और आगे हम देख सकते हैं कि 1919 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम आता है। उसको माउंटेंगू चेम्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है। यह दो आप याद रखिए कि 1909 में पार्लियामेंटो आता है और 1919 में माउंटेंगू चेम्सफोर्ड सुधार आते हैं। आगे देखते हैं केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका का यहाँ पर निर्माण किया जाता है। आइए आगे समझने का प्रयास करते हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में लाए गए अधिनियमों में हम देखते हैं कि हम 1935 तक आ चुके हैं और 1935 में क्या घटना होती है। जो 1935 का भारत शासन अधिनियम लाया जाता है, इस अधिनियम में जो भारतीय संविधान जो 1947 में जाकर तैयार हुआ, इसमें हम देख सकते हैं कि बहुत सी बातें जो कि भारतीय संविधान जो कि संविधान सभा के निर्माण से पहले वही जो बातें थी वो हमारे यहाँ पर कुछ संशोधन करके एक्सेप्ट कर ली गई। और यहाँ पर हम देखते हैं कि संघीय न्यायालय की स्थापना भी 1935 में होती है। जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना है वह यहाँ पर हो चुकी थी। चूँकि इसे सुप्रीम कोर्ट नहीं कहा जाता था क्योंकि इसके ऊपर जो सुनवाई होती थी वह ब्रिटेन में हुआ करती थी, लेकिन आज का जो कि उच्च न्यायालय है, जो सुप्रीम कोर्ट है, जो निकल कर आया वह 1935 से ही निकल कर आया। आगे हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 321 अनुच्छेद जो कि भारत शासन अधिनियम 1935 है, यहाँ पर भारत के लिए 321 अनुच्छेद आ चुके थे और 10 अनुसूचियाँ लाई गई थी और इसे मिनी संविधान यानी छोटा संविधान कहा गया। 11 में से 6 राज्यों के पास द्विसदनात्मक व्यवस्था मौजूद हो चुकी थी। आगे हम देख सकते हैं केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया। कुछ शक्तियां केंद्र को दी गईं, कुछ शक्तियां राज्यों को दी गईं। 1947 में जब भारत शासन अधिनियम आता है तो हम देखते हैं कि यहाँ पर भारतीय संविधान की रचना का कार्य प्रारंभ किया जाता है। यहाँ से भारतीय संविधान की रचना का कार्य किया जाता है और यह कार्य जाकर के 1949 में संपन्न होता है और वहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो संविधान का निर्माण होता है 1949 में 26 नवंबर का समय होता है और इस समय पर हम देखते हैं कि 395 अनुच्छेद, 22 भाग व 12 अनुसूचियाँ बनाई गई थी जिन्हें कि हमारे द्वारा एक्सेप्ट किया गया था। भारतीय क्षेत्रों का भारत संघ में शामिल कर दिया गया था। हम देखते हैं 1950 से कुछ आगे का दौर रहा जिसमें हम देख सकते हैं कि एक के बाद जो कि भारतीय रियासतें हुआ करती थी उसको किस प्रकार संगठित कर भारतीय संघ में शामिल किया गया, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे आने वाले व्याख्यानों में। और आगे देखते हैं
संविधान के प्रमुख हिस्से, अब तक किए हुए 100 से भी अधिक संविधान संशोधन, इसको हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। एक एक जो भी संविधान संशोधन हुआ और जो प्रमुख संविधान संशोधन है उन पर फोकस देते हुए हम सारे संविधान संशोधन के बारे में अध्ययन करेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, शायद ही ऐसा कोई पेपर रहा हो जिसमें कि प्रस्तावना से संबंधित, प्रस्तावना से सीधे तौर पर या अप्रत्यक्ष तौर पर प्रश्न न आते हों। तो हम देख सकते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना बहुत ही प्रमुख है, जो कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश की गई थी संविधान का निर्माण करने से पहले। और हम देखते हैं कि भारतीय संविधान में से क्या क्या लिया गया है, भारतीय संविधान में कहाँ से क्या क्या लिया गया है, किस देश से हमने क्या क्या एक्सेप्ट करते। यहाँ पर हम पढ़ेंगे सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारत के जो स्रोत हैं, कहाँ से क्या क्या लिया गया है, कहाँ से मौलिक अधिकार निकल कर आए, कहाँ से हमारे लिए नीति निर्देशक तत्व प्राप्त हुए, कहाँ से आपातकाल की व्यवस्था चालू हुई। यानी हम देख सकते हैं कि जो कि जर्मनी था, जर्मनी में हिटलर का शासन हुआ करता था, किस प्रकार आपातकाल जारी करके यह दूसरे देशों पर अधिकार किया करता था और किस प्रकार के आपातकाल यहाँ पर लाए गए। तो आपातकाल को देखते हुए वहाँ की आपातकाल की जो व्यवस्था थी वह भारत द्वारा एक्सेप्ट की गई। और हम देख सकते हैं आयरलैंड से हमने अपने नीति निर्देशक तत्वों को लिया, मौलिक अधिकारों के लिए हमने अमेरिका से एक्सेप्ट किया। यानी संविधान में जो जो भी बातें जहाँ से भी लिए गई हैं उनको हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। भारतीय संविधान की विशेषताओं को समझने का प्रयास करेंगे कि हमारे भारतीय संविधान में क्या क्या है। जैसे कि हम समझ सकते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारे यहाँ पर मौजूद है, धर्म को किस प्रकार जगह दी जाती है, और भी विभिन्न बातें जो भी कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित पूछ ली जाती है उनके बारे में हम अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। एक एक शब्द पर भी कुछ लेक्चर आएंगे, जैसे कि लोकतंत्र है और संप्रभुता है, सार्वभौमिकता है, और इस प्रकार के टॉपिक्स पर हम चर्चा करेंगे। समितियां जो भी गठित की गई उनके बारे में अध्ययन करेंगे। संविधान सभा में महिला सदस्यों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार महिला सदस्यों की यहाँ पर भूमिका रही, कौन कौन सी महिला सदस्य हमारी संविधान सभा के निर्माण के लिए रहीं, और इसके बाद कौन सी जो महिलाएं हैं वो भी प्रमुख रहीं। संविधान के स्रोतों को जानने का प्रयास करेंगे, जो कि हम पहले ही सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बता चुके हैं। केंद्र व राज्यों के बीच संबंध, बहुत ही प्रमुख बात, जो कि केंद्र व राज्य के बीच संबंध होते हैं उनको जानने का प्रयास करेंगे। सूचियों को जानने का प्रयास करेंगे और उनके आवंटन की विधियों को समझने का प्रयास करेंगे। 3 प्रकार की जो सूचियां होती हैं, जिसमें हम देख सकते हैं कि केंद्र सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची हुआ करती है। जो केंद्र सूची होती है, केंद्र सूची में केंद्र के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उनको शामिल किया जाता है। राज्य सूची में राज्यों के कार्यों को शामिल किया जाता है। कुछ जो मामले होते हैं वह अंतर प्रदेशीय होते हैं, जिनके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि जो ऐसे डिस्प्यूट के रीजन होते हैं दो राज्यों के मध्य, अगर कोई सीमा विवाद है, यदि कोई जल नदी विवाद है, तो इस प्रकार के विवादों को सॉल्व करने के लिए अंतर्राज्यीय बातें होती हैं। तो यहाँ पर कुछ विषयों के लिए अंतर्राज्यीय रखा गया है। जैसे कि हम देखते हैं कि कुछ ऐसे विषय भी रहे जिनको समय के अनुसार बदला गया, जैसे कि एजुकेशन है, पहले राज्य सूची में हुआ करता था, अतः शिक्षा व्यवस्था को देखते हुए इसे समवर्ती सूची में ला दिया गया था। और हम समझने का प्रयास करेंगे कि किस संविधान संशोधन द्वारा इस प्रकार के यह प्रयास किए गए, और सभी प्रकार की हम जानकारी भारतीय संविधान से संबंधित लेंगे। और हम देख सकते हैं कि आपको यह जो नोट्स हैं उसको तैयार करना है और एक एक कॉन्स्टिट्यूशन में देखना है कि किस प्रकार के परिवर्तन आए, और इन्हीं परिवर्तनों को लेकर हम आगे चलेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार भारतीय संविधान एवेल्युएट हुआ। जो भी बातें मैंने यहाँ पर बताई हैं इस मैप में, यह इस जो भारतीय क्षेत्र है यहाँ सभी ये बातें लागू होती हैं। और यह जो भारतीय क्षेत्र है इसमें हम समझ सकते हैं कि यह जो हमारा संविधान है, संविधान भारत को संरक्षण प्रदान करता है, और इसके द्वारा जो भी लिखा हुआ खाका है उसके द्वारा जो भी तैयार की गई बातें हैं उनको हमारे लिए फॉलो करना पड़ता है। यहाँ पर हमने समझा कि किस प्रकार कंपनी का है यहाँ पर रूल था, और कंपनी का रूल जिस प्रकार यहाँ पर उसको नियंत्रित किया गया, नियंत्रित करने के अनुसार जैसे जैसे एक्ट आए उन्हीं एक्टों को हमने समझने का प्रयास किया। और हम देख सकते हैं
कि 1857 के पहले तक यहाँ पर जो शासन हुआ करता था वह कंपनी का शासन हुआ करता था, यानी कंपनी का जो चार्टर हुआ करता था वही कंपनी का संविधान हुआ करता था और उसी के अनुसार यह यहाँ पर व्यापार करते थे। चूँकि यह एक व्यापारिक कंपनी ना होकर यह राजनीतिक क्षेत्रों में हस्तक्षेप करने लगी थी और यहाँ एक शासन करने लगी थी, तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा सोचा गया कि क्यों ना जो यहाँ पर शासन किया जा रहा है तो उस शासन को रेगुलेट किया जाए। तो 1857 की क्रांति के बाद 1858 का जो समय होता है जब ब्रिटिश सरकार के हाथ में यानी ब्रिटेन के महाराजा के हाथ में इसका शासन चला जाता है, तो वहाँ पर हम देख सकते हैं कि भारत शासन अधिनियम के नाम से यहाँ पर एक्ट आना प्रारंभ होते हैं। किस प्रकार हम देख सकते हैं कि 1858, 1861, 1865, 1869 अलग अलग ईस्वी में और आगे 1876, 92, 1909, 1919 और हम देख सकते हैं कि इसी प्रकार 1935 और 1947 तक यहाँ पर अधिनियम आते गए और भारतीयों को अधिकार प्राप्त होते गए। अंततः 1847 ईस्वी में जो हमारा संविधान बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, इसमें कुछ हिस्सा 1935 के संविधान से लिया गया जो कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन था। और जब हमारा संविधान तैयार करके लिखा गया तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा और इतने समय में हमारा संविधान तैयार हुआ। और संविधान से संबंधित एक एक बात को हम हिंदी में और बड़ी आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। जितने भी लेक्चर आते हैं आ जाएं, लेकिन हम उस चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे। जिस प्रकार का प्रयास हमारे द्वारा भारतीय इतिहास को समझने में किया जा रहा है, लगभग 70 से 75 तक लेक्चर आपको उपलब्ध करा दिए गए हैं, जिनके माध्यम से आप हिस्ट्री का अध्ययन कर सकते हैं। और इसी प्रकार भारतीय राज्य व्यवस्था का अध्ययन भी हम करना प्रारंभ कर चुके हैं। और इसी प्रकार जितने भी लेक्चर आएंगे 100, 125, 150 या 200 जितने भी लेक्चर आते हैं उनके माध्यम से आपको पूरी पॉलिटी तैयार कराने का प्रयास मेरे द्वारा किया जाएगा। धन्यवाद। इसी प्रकार के प्रयास मेरे द्वारा आते रहेंगे और यदि आप इसको आगे बढ़ाना चाहते तो आगे बढ़ाइए, ऐसे बच्चों तक पहुंचाइए जिनको इस प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता है। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।